हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए सेशन और एक नए वीडियो लेकर, जिसमें कि हमने अब देखेंगे इसमें इकोलॉजी एनवायरनमेंट का जो हमारा कंप्लीट सिलेबस चल रहा है, जिसमें जिसमें हम देख रहे हैं ये सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जबकि मुख्य रूप से आप इसका देखोगे सिलेबस तो मैं यूपीएससी लेवल का ही दे रहा हूँ, जिसमें कि पीसीएस है और अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जहाँ पर इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से जहाँ रिलेटेड जहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पर ही आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ठीक है, तो आप सेशन को बड़े ध्यान से देखिएगा और हो सके तो इनका नोट्स भी बनाइएगा। और इसका पीडीएफ तो आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस हो जाने के बाद ही व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ से इसको कनेक्ट कर लीजिए। जैसे ही सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा वैसे ही मैं आपके इसमें पीडीएफ डाल दूंगा। उस पीडीएफ से देखकर आप नोट्स बना सकते हैं या फिर इस वीडियो से भी आप नोट्स बना सकते हैं। तो फिर ये तो हमने पिछली क्लास में देखा था डार्विन का सिद्धांत। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इसमें नए वाला, जिसमें कि नए वाला कौन सा है, इसमें हम नए नए तरीके से देखेंगे। तो इसको देखिएगा, यहाँ पर हम देखेंगे कोरल रीफ। कोरल रीफ का सबसे पहले इसमें देखेंगे हम कि किस तरह से ये कोरल रीफ है उनका निर्माण होता है। जैसे कि कोरल रीफ तो आपको सभी पता कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि जो कोरल रीफ है इसको किस तरह से 3 भागों में बाँटा गया, मतलब कैसे कैसे इसका निर्माण हुआ। तो इसमें देखिए वैश्विक तापन है, यहाँ तड़पन नहीं, यहाँ तापन। ठीक है, टाइपिंग अगर है तो इसमें तापन है, फिर इसमें प्रदूषण है, फिर क्या है, समुद्री तेल है। तो इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से भाग है इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर कैसे देखोगे आप, यहाँ पर कौन कौन से भाग है, वैश्विक तापन है, प्रदूषण है और समुद्री तेल है। ठीक है, तो वैश्विक तापन को भी 2 तरह से बांटा, मतलब कि वैश्विक तापन को भी निम्न भागों में दिया। इसमें कैसे, जैसे कि समुद्र का तापमान है, और ये समुद्र का तापमान और प्रदूषण दोनों मिलाकर क्या क्या करते हैं, यहाँ पर प्रवाल का जो तनाव बढ़ेगा, जिसमें कि जंथलिक प्रवाल शैवाल के बाहर आ जाएंगे, आने लगेंगे। कौन से, जंथली जंथली प्रवाल जो शैवाल है वो कैसे आने लगेंगे, बाहर आने लगे। इसमें की प्रक्रिया किस तरह से होती है, हटने लगेंगी और कम रहेगी, और इनका निर्माण भी इसी तरह से होगा। किसमें, समुद्रीय तापमान कैसा होगा, यहाँ पर हटने लगेगा तक इसका इनका प्रभाव और बढ़ने लगेगा। मतलब कि इस तरह से ये क्रिया अपने आप में ही यहाँ समुद्री तापमान का निर्माण इस तरह से होता है। ठीक है, तो आप यहाँ देखिएगा, तो इसमें हम देखेंगे इसमें जो इसमें तो इसका कुछ नहीं होगा, ये प्रदूषण तो यहीं तक रहेगा, प्रदूषण ये आगे वाली क्रिया में इनका निर्माण इस तरह से बनेगा। जैसे कि हम देखें ये समस्या कई लंबे समय तक होती है, जैसे कि ये समस्या निरंतर कैसी होती है, बढ़ते जाती है। ये बढ़ने का कारण होते हैं प्रवाल वित्तीय मरने लगेंगे और इनका विरंजन होने लगा, निरंजन या विरंजन होने लगा। क्या होने लगे, यहाँ की जो प्रवाल वित्तीय है वह मरने लगेगी और इस तरह से उनका विरंजन होने लगेगा। तो फिर इसमें हम देखें, अब ये तो हो गया हमारा जो कोरल रीफ का जो सीक्वेंस था, जिसमें कि हमने पूरा इसमें जो पिछले वीडियो में देखा था और इसमें हमने उसको पूरा कंप्लीट कर लिया। तो अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इसमें हम देखेंगे तो इस टॉपिक को हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमको देखना है। सबसे पहले टॉपिक है, हम देखेंगे क्लाइमेट चेंज, जिसमें ग्रीन टूअल्स फुल के बारे में देख, फ्यूल क्या है, और फिर कॉन्सेप्ट देखेंगे कि बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट है क्या, फिर टाइप ऑफ मतलब कि ग्रीन हाउस गैस देखेंगे, जीएचजी, और फिर जो कॉशेस ऑफ द एफर्ट टोनल को देखेंगे। फिर इसमें टाइप ऑफ क्लाइमेट चेंज की, क्लाइमेट चेंज किस तरह से होता है, 4th पॉइंट है इसमें। और फिर फिफ्थ में देखेंगे H2O प्लस CO2, H2O CO3, इसके बारे में देखेंगे है क्या। फिर देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग प्रोटोकॉल क्या है, विकिरण बल क्या है, इंटरनेशनल ट्रीटी एंड कन्वेंशन को देखेंगे। फिर इसमें देखेंगे टीटी एंड कन्वेंशन में फर्स्ट है इसमें 1972 का स्टॉकहोम कन्वेंशन, और फिर सेकंड इसमें 1992 का इसमें देखेंगे जो शिखर सम्मेलन यूएनईपी रियो डी जेनेरियो में हुआ था, इसके बारे में हम देखेंगे। तो हम देखें सबसे पहले क्लाइमेट चेंज की। बेसिकली क्लाइमेट चेंज है क्या, ये क्या है, ये हाउस है। ठीक है, यहाँ पर हाउस है। ये क्लाइमेट चेंज होता क्या है, क्लाइमेट चेंज देखिए हमें इसका आर्थिक विकास, ऊर्जा का उपयोग होता है, कार्बन उत्सर्जन, ग्रीन हाउस गैस है और वैश्विक तापमान है। तो इसमें देखें हम ग्रीन हाउस गैस का एफर्ट पड़ता क्या है, जैसे कि हम देखें ये ग्रीन हाउस गैस है, तो यहाँ पर क्या है, ये इधर है क्या, सन है।
सन की जब ये पूरा किससे बना, ये कांच से बना, ठीक है। जब यहाँ कांच में सूर्य का प्रकाश आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर टेम्परेचर हाई होगा। मतलब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ क्या, ये गर्म होगी, गर्म होने के कारण यहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा वो गर्म हो जाएगा, क्योंकि ये सूर्य से यहाँ पर आने वाली जो रोशनी है ये कैसी हो रही है, तरंग दैर्ध्य है। कैसी है यहाँ पर, ये तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य होने के कारण ये क्या करती है, सोलर वेव का निर्माण करती है, जिस वजह से यहाँ टेम्परेचर हाई हो जाता है, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं इसमें कि किस तरह से सूर्य से आने वाले प्रकाश की किरणें यहाँ पर आती है तो यहाँ पर टेम्परेचर हाई हो जाता है, क्योंकि ये तरंग दैर्ध्य का निर्माण होता है, क्योंकि ये तरंग दैर्ध्य बहुत ही गर्म होती है। तो इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं। तो हम देखिए इसका कि कॉन्सेप्ट है क्या, विडो डिस्प्लेंट ऑफ लॉ, मतलब कि इसका लॉ क्या है, नियम क्या है। यहाँ पर देखें हम लॉ, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ आप देखिएगा, यहाँ पर अल्फा है, यहाँ भी अल्फा, और ये टेम्परेचर तरंग दैर्ध्य है। और इसमें हम देखें कॉन्सेप्ट ऑफ T1 यानी कि T/1x, इसको देखें। फिर इसमें तरंग दैर्ध्य है, तरंग दैर्ध्य क्यों है, इसमें टेम्परेचर T है। और फिर Hg, मतलब कि इसमें क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन गैस, ग्रीन हाउस गैस क्या है, इसका टेम्परेचर कितना होता है, यहाँ पर 18 डिग्री सेल्सियस ऐसे टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो फिर इसमें GHG मतलब ग्रीन हाउस गैस टेम्परेचर कितना होता है, यहाँ पर 14 से लेके 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, 14 से लेके 15 सेंटीग्रेड डिग्री तक होता है। और फिर इसमें देखें हम कि पृथ्वी का औसतन तापमान, की वास्तव में पृथ्वी का औसतन तापमान कितना होना चाहिए, वो होता है 14 से लेके 15 डिग्री के आसपास होता है, मतलब कि लगभग इतना होता है, ठीक है। जो कि ग्रीन हाउस गैस यहाँ पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होनी अनिवार्य हो जाती है, मतलब कि यहाँ का टेम्परेचर 14 से लेके 15 तक होता है, यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस कैसी होती है, यहाँ उपस्थित अनिवार्य हो जाती है, कहाँ पर, पृथ्वी पर। और फिर इसमें देखें तो अर्थात इनकी अनुपस्थिति में देखें हम पृथ्वी का जो औसतन तापमान है 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता पहुंच जाता, मतलब कि जो पृथ्वी का औसतन तापमान आप देखोगे तो यहाँ पर कितना है, 18 डिग्री सेल्सियस तक ही पहुंच जाता है। तो हम देखें अब ग्रीन हाउस प्रभाव को करने वाले जो गैस कौन कौन सी, मतलब ग्रीन हाउस प्रभाव जो ग्रह हाउस है उसको प्रभावित करने वाली कौन कौन सी गैस है। तो यहाँ पर देखें हम जो ग्रीन हाउस प्रभाव को जो गैस है उनको प्रभावित करने वाले कौन कौन सी गैस है ग्रीन हाउस को। तो इसमें सबसे पहले हैं जल, H2 क्या है, ये जल वाष्प है, ठीक है। फिर CO2 ये क्या, कार्बन डाइऑक्साइड है, CH4 मीथेन है, NO2 N2O नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड। और फ्लूमेंट गैस देखें हम तो इसमें कौन सी है, HFC मतलब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, पॉस क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, और फिर CFC सल्फर हेक्सा फ्लोरोकार्बन है, सल्फर हेक्सा फ्लोरोकार्बन, ठीक है। कार्बनिक क्लोराइड या यहाँ पर क्लोराइड, कार्बन क्लोराइड, ठीक है। फर्स्ट में इसमें HCFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, और CFC इसमें की क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, और PFC पास क्लोरोफिल कार्बन है, और CSFC तो क्या, सल्फर हेक्साफ्लोरोकार्बो क्लोराइड है, ये क्लोराइड होगा, और फिर ये कार्बन भी, ठीक है। तो इनको आप यहाँ देखिएगा। तो इस तरह से हमने इनको देखा कि ग्रीन हाउस गैस को जो प्रभावित करने वाली जो प्रमुख गैस हैं, तो इनको आपका सीक्वेंस भी पता होना चाहिए। सीक्वेंस के साथ साथ ये गैस को तो आपको महत्वपूर्ण रूप से याद ही कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो मुख्य रूप से ये जो ग्रीन हाउस को प्रभावित करने वाली ये गैस हैं, और फ्लोरोमेंट गैस कौन सी है, ये देखिएगा कौन कौन सी, 1 2 3 4 कौन कौन सी, यहाँ HFS, और फिर CFC, PFC और SFC। ये 4 प्रकार की गैस है, फ्लूमेंट गैस है, जो कि हाइड्रोजन मतलब कि ग्रीन हाउस गैस को प्रभावित करने वाली गैस है। ये 4 गैस अलग हैं और ये 4 अलग हैं, H2O, CO2, CH4, N2O। तो इनको आप यहाँ इनको भी सीक्वेंस में याद कर लीजिएगा, जो कि जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड है। तो इनको आप यहाँ इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हुआ। अब देखेंगे हम इसमें कि हम सबसे पहले देखेंगे कीटो प्रोटोकॉल, मतलब कि इसका
क्राइटेरिया प्रोटेक्ट एक्ट यानी कि जो फीस देखेंगे इसमें की है क्या, ये कब का है 2017 से लेकर 21 तक। इसमें देखें हम तो सबसे पहले CO2 को कहाँ पर कीटो प्रोटोकॉल कब का, ये 2012 से 2020 के बीच का था। और फिर CH4 देखें हम कीटो प्रोटोकॉल में ही लिया गया था। N2O को देखें हम फीस 1 प्लस NF3 और जो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के रूप में इसको देखते हैं, क्लोराइड नाइट्रस क्लोराइड, ठीक है। और फिर FCFC जो कि PFC और SF6 ये फेज 2 में इसका देखने को मिलेंगे। मतलब कि फेज 1 में तो इसको 3 तरह यानी कि 2 है, नाइट्रो डाइक्लोराइड है, और फेज 2 में इसमें कुछ भी नहीं है। तो इसमें हम देखें इसमें कि कौन कौन से इसमें, तो फर्स्ट में CO2, CH4, N2O, HFC, PFC और SF6 ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6, इनको आप याद रखिएगा। क्राइटिप्रोटियम देखेंगे हम, प्रोटियम है फ्लैट, तो इसमें कितने हैं 6। तो हम देखें अब जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की, केसेस ऑफ एफर्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज की जलवायु परिवर्तन के प्रमुख प्रभाव क्या है कि किस कारण से इनका प्रभाव होता है और किस तरह से इनमें ये आगे का कार्य करते हैं जिस वजह से ये प्रभावित होते हैं। क्लाइमेट चेंज यहाँ पर आप देखेंगे SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का ये गोल नंबर 13 है, इसे आप यहाँ से कनेक्ट करिएगा। तो इसमें देखें उनको प्रभाव, इनको दो भागों में बांटा गया है, जी तो मानव रहित है और ये नेचुरल है। मानव के द्वारा किया गया कार्य जो कारक है और नेचुरल कारक जो कि प्राकृतिक कारक है। तो मानव द्वारा कौन कौन से कारक है जो मैनमेड है, तो हम जीवाश्म के जलने से निकला आपका परिवहन के द्वारा, मतलब परिवहन मतलब कि अधिक मात्रा में क्या गाड़ियों का दोहन, मतलब कि अधिक मात्रा में गाड़ियों का विकास होता है जिसकी वजह से इस तरह से प्रदूषण या इसका कारण भी सबसे पहला होता है। फिर कृषि है, कृषि के माध्यम में, और फिर औद्योगिकरण मतलब कि बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री है इसका निर्माण हो रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है ये जलवायु में भी बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं प्रभाव इफेक्ट को डाल रहे हैं। फिर इसमें वनीकरण मतलब कि वनों के काटने के कारण जिससे कि वहाँ का जो एरिया है वो क्षेत्र का एरिया जो होता क्या है वहाँ के वन कट जाएंगे, करने के कारण क्या होता है वहाँ की जो जलवायु में इस तरह से परिवर्तन आते रहता है। ये क्या हुआ, ये मानव के द्वारा किए गए जो कार्य है, क्योंकि मानव के द्वारा इनमें क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसका कारण भी बोल सकते हैं, इसका प्रभाव भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें नेचुरल मतलब कि जंगल में आग लगना और ज्वालामुखी विस्फोट के कारण, नेचुरल तो दो ही है इसमें क्या आप देखेंगे, तो यहाँ पर क्या जंगल में आग लगना और ज्वालामुखी का विस्फोट, मतलब कि जंगल में अचानक से आग लग जाती है, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे दो पेड़ जब आपस में एक दूसरे से टकराएंगे, टकराने के कारण उसमें क्या होती है वहाँ पर थोड़ी छोटी इसमें क्या चिंगारी रहती है, जैसे सूखा हुआ जो होता है नीचे का जो एरिया है यहाँ पर ये चिंगारी जब नीचे गिरेगी, नीचे गिरने के साथ क्या होता है यहाँ पर जंगल पे आग लग जाती है। आग लगने के कारण यह बुरी तरह से यहाँ की जलवायु बहुत अधिक मात्रा में क्या प्रभावित हो गई। और फिर ज्वालामुखी विस्फोट मतलब कि अचानक होने वाली जो कंपन है, होने वाली जो क्रिया है जिसकी वजह से इसका जलवायु परिवर्तन में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। तो हम देखिए इसमें ज्वालामुखी प्रभाव की, ज्वालामुखी बेसिकली इसके प्रभाव होते क्या हैं। तो इसमें देखें सबसे पहले ज्वालामुखी से होने वाले प्रभाव देखें तो हिम का गलन मतलब कि हिम का पिघलना, ग्रीन हाउस का गैस बढ़ेगी जिसमें तापमान भी बढ़े मतलब कि हिम पिघलेगी तो ग्रीन हाउस गैस भी बढ़ेगी, बढ़ने के साथ साथ यहाँ का तापमान भी कैसा होगा बढ़ेगा। यदि तापमान बढ़ेगा तो हिम बर्फ धीरे धीरे पिघलेगी, मतलब कि आप देखिएगा ये क्या हिमालय में यदि तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ने के साथ साथ यहाँ की क्या जो कि जो बर्फ क्या पिघलेगी तो वह कहाँ आएगा, उसके बाद जो पानी कहाँ पर आएगा, यहाँ का जल आएगा कहाँ पर समुद्र में आएगा तो वहाँ का जल स्तर कैसा होगा वह बढ़ने लगेगा, बढ़ने के कारण वहाँ का तापमान भी बढ़ेगा, तापमान बढ़ने से ये बर्फ पिघलने लगती है, ठीक है। तो आप यहाँ इसको कनेक्ट करिए। और फिर यदि बर्फ पिघलेगी तो पानी धीरे धीरे बढ़ेगा, जैसे मैंने आपको अभी बतलाया कि यहाँ की बर्फ पिघलने के साथ साथ क्या समुद्र स्थल भी बढ़ेगा। तो इस तरह से आपने यहाँ देखा। फिर इसमें तापमान बढ़ने के साथ साथ क्या है यहाँ पर
या ग्रीन हाउस भी या जल संग्रह भी अधिक बढ़ेगी, मतलब तापमान बढ़ेगा, बर्फ पिघलने के कारण यहाँ का जल का संग्रह भी बढ़ेगा। बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस भी यहाँ पर अधिक होगी। फिर ग्रीन हाउस गैस बढ़ेगी तो तापमान भी बढ़ेगा, मतलब यहाँ की ग्रीन हाउस गैस बढ़ेगी तो यहाँ का तापमान भी बढ़ेगा। हिमगलन बढ़ेगा तो जिससे समुद्र जल स्तर भी बढ़ेगा, मतलब कि हिम का गलन भी बढ़ेगा, मतलब हिम पिघलेगी के कारण वह नीचे आएगी, नीचे आने पर जल का समुद्र का जल स्तर भी बढ़ेगा। तटवर्ती क्षेत्र में, मतलब कि ये समुद्र है, समुद्र के किनारे जो सिटीज हैं, शहर रह रहे हैं, वहाँ पर क्या आने वाली जो समस्या है निरंतर कैसी रहेगी, वह है बढ़ती रहेगी, क्योंकि इसका तटवर्ती क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। और फिर इसमें तटवर्ती क्षेत्र में, जैसे कि इसके क्षेत्र में इसमें बहुत अधिक आर्थिक रूप से हम देखते हैं, यहाँ आर्थिक स्थिति भी को बढ़ावा मिलता है, मतलब कि यह इस तरह की समस्या निरंतर बढ़ेगी जिसके कारण आर्थिक स्थिति को क्या होता है, यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा। फिर गरीबी भी बढ़ेगी, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे, मतलब कि यहाँ पर आप देखोगे जब ये फ्लड आएगी, फ्लड आने के कारण यह समुद्र के किनारे की जो क्षेत्र है यहाँ पर कैसे हो जाएंगे, यहाँ पर डूबेंगे। डूबने के कारण क्या होगा कि यहाँ की जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगी, यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वह एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए पलायन करेंगे, मतलब कि जाएंगे। इस तरह से यहाँ की इस आर्थिक स्थिति होते रहेगी। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप देखोगे नीदरलैंड है, लग्जमबर्ग है, बेल्जियम है, मालदीव है, जैसे देशों की समस्या निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। मालदीव में तो आप देख ही रहे होंगे कि वहाँ का तो वो ऑलरेडी कहाँ पर है, पूरा समुद्र में इसमें टॉपिक के रूप में जो जो कि क्या आइलैंड्स में बसा हुआ है। फिर इसमें देखें समुद्री जल स्तर में जो समुद्र है, समुद्र में किस तरह से अम्लीयता बढ़ जाती है। H2O, CO2 और H2CO2, मतलब कौन कौन सी गैस है यहाँ पर, H2O मतलब जल बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी, और फिर H2CO2 भी यहाँ पर बढ़ेगी जो कि अम्लीय होगा। इस समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की एक समस्या उत्पन्न करी, इस कारण इनका स्तर बढ़ेगा। बढ़ने के कारण क्या होगा, यहाँ की जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की जो स्तर है वह निरंतर कैसे होगी, बढ़ेगी, जिसके कारण प्रवाल भित्तियों को भी ज्यादा नुकसान होगा। प्रवाल भित्तियों को नुकसान होगा तो इसमें क्या समुद्री जल स्तर में अम्लीकरण हो जाएगा, मतलब ये समुद्र का स्तर है, जैसे कि समुद्र का जो जल स्तर कैसा हो जाएगा, वह अम्लीय हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। फिर समुद्र में रहने वाले जीवों के लिए कैसा होगा, यहाँ पर ये जल है, ये अम्लीय हो जाने के कारण यहाँ के जो रहने वाले जीव है वो कैसे होंगे, उनको नुकसान हो सकता है कि वहाँ जीवों को मृत्यु भी हो सकती है। तो आप इस कंडीशन को यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई में इसको देख भी सकते हैं। समुद्री जल में अम्लीयता बढ़ जाने के कारण समुद्री जीव जंतु को सांस लेने में बहुत परेशानी, सांस नहीं लोगे तो यहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो वह सांस नहीं ले पाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे तो वह जीवों की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो फिर इसमें देखें हम ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है और ग्लोबल वार्मिंग प्रोटोकॉल इनके लिए कौन कौन से हैं। तो इनको देखें हम सबसे पहले इसमें प्रोटोकॉल। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें 1 है, CH4 में 23 है, और NO2 में देखेंगे 296 है, और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन 11 में आप देखोगे तो 12,000 है। ठीक है, तो CFC में देखोगे 12 है, इसमें कि 13,000 है, और इसमें CF6 में देखोगे 22,600, मतलब कि 22,600 यहाँ पर इनको दर्शाया गया। इसमें जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये जिम्मेदार है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा कौन कौन से है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 11 है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन 12 है, और CFC सल्फर फ्लोरो 6 है। ठीक है, तो आप इनको यहाँ देखिएगा। तो इस तरह से हम देखें, हम ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापमान प्रोटोकॉल की क्षमता क्या है। वैश्विक तापमान देखें हम, इसमें बेसिकली तापमान के किस तरह से इनको डिवाइड किया गया। तो इसमें वायुमंडल का जो ग्रीन हाउस गैस है इसको देखिएगा, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, CH4 है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, फ्लोरीन गैस है, फ्लोराइड गैस है। फ्लोराइड गैस का कितना परसेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना परसेंट है, मीथेन का कितना परसेंट है, नाइट्रस ऑक्साइड का कितना परसेंट। तो इसमें बेसिकली इनको परसेंटेज वाइज से देख सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें 76% है, मीथेन का 16% है, N2O का 6% है, फ्लोराइड का 2%। बेसिकली आप यहाँ पर आप इनको सीक्वेंस में भी याद रख सकते हैं, और इनका हो सकता है इसके परसेंटेज के बीच में भी आपसे
यहाँ सवाल बन सकता है कि अब वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैस की मात्रा है वो परसेंटेज वाइज कितनी है, या तो वो सीक्वेंस में आ जाएगा या तो फिर नॉर्मल आ जाएगा। तो सीक्वेंस में सबसे कम से ज़्यादा, यानी कि न्यूमेरिकल मतलब कि नीचे से ऊपर, नॉर्थ से साउथ या वेस्ट से साउथ, मतलब कि सबसे कम क्या है, सबसे कम क्या है, सबसे कम क्या है, सबसे कम क्या है। तो इस तरह से सबसे कम कौन सी फ्लोराइड गैस है, फिर इसके बाद कौन सी नाइट्रस ऑक्साइड है, फिर इसके बाद CH4 है, सबसे ज़्यादा है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा परसेंटेज यहाँ पर है 76 है। ठीक है, तो फिर इसमें देखें हम इसमें ग्रीन हाउस गैस की, ग्रीन हाउस गैस है क्या। तो ग्रीन हाउस गैस के बारे में, ग्रीन हाउस गैस का वैश्विक तापमान है जो पृथ्वी वायुमंडल को के कम करने के लिए उसकी वास्तविक क्षमता और योग्यता को दर्शाता है। किसको, ग्रीन हाउस गैस जो होती है वह वैश्विक तापमान की, जो वैश्विक तापमान है जो वायुमंडल को कम करने की ये वास्तविक क्षमता की योग्यता को दर्शाता है। फिर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड अणु की तुलना में ग्रीन हाउस गैस है जो कि गैस का अणुओं में एक ऐसी क्षमता होती है जो कि इसका निर्माण करती है। कौन सी गैस है यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो कि ग्रीन हाउस की ऐसी क्षमता को माप होता है। और इसमें वैश्विक तापमान दो प्रकार से होता है, मतलब इनका वैश्विक तापमान आप देखोगे, तापमान है वैश्विक तापमान क्षमता दो प्रकार की होती है, वायु तरंग दैर्घ्य को रोकने की क्षमता, गैस वायुमंडल की स्थिरता। सिर्फ दो है, कौन कौन से इसमें, इसमें आप देखिएगा तो वायु तरंग दैर्घ्य को रोकने की क्षमता है और गैस का वायुमंडल में स्थिरता है। चूंकि फ्लोराइड में स्थिरता वायुमंडल में सर्वाधिक होती है इसलिए वैश्विक तापमान सर्वाधिक होती है। क्योंकि बेसिकली आप यहाँ देखोगे जो फ्लोराइड है, फ्लोराइड के वायुमंडल में सर्वाधिक है, इस वजह से वैश्विक तापमान में भी इसका योगदान सर्वाधिक होता है। तो हम देखें अब विकिरण बल, मतलब कि रेडियल फोर्स क्या है इसमें, विकिरण बल देखें तो RF इक्वल टू CWPM इंटू कम्फर्ट ऑफ कौन सी गैस है, ग्रीन हाउस गैस जो कि वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में, जो वायुमंडल में है। तो इसको किस तरह से डिफाइन किया गया है, तो यूनिसेफ ने, UNFCCC ने क्या किया इसमें वर्णित, जो मतलब कि UNFCCC में जो वर्णित जो ग्रीन हाउस गैस हैं, जैसे कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का सर्वाधिक योगदान है, और फिर इसमें देखोगे आप किसका, फिर वैश्विक तापमान में इसमें कम विकिरण बल की सर्वाधिक योग्यता होती। तो अब देखें इसमें अंतरराष्ट्रीय संध्या की कौन कौन सी जो कन्वेंशन हुए, तो इसमें देखें हम, इसमें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में देखें तो इसमें कौन कौन से कन्वेंशन हुए उसको हम देखें। अब इसमें क्लब ऑफ रोम लिमिटेड ऑफ ग्रेट मेटल्स रिजर्व है, जैसे कि इसको सीक्वेंस में आप यहाँ, जैसे कि मैंने इनको बनाया, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से दर्शाया गया। इसमें 1 2 3 4 5 6 है, जो कि 1972 का स्टॉकहोल्म कन्वेंशन है, इसको किसने किया था, UNEPC ने इस्टेब्लिश किया था, जो कि इसने एलाउस किया, और यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन प्रोग्राम इसमें पार्टिसिपेट किया, जिसमें इसमें हेडक्वार्टर देखिएगा नैरोबी केन्या में। यहाँ पर UNEP का एस्टाब्लिशन देखेंगे, यूनाइटेड नेशन जो कि गवर्नमेंट प्रोग्राम है, जो कि हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में। और फिर इसमें देखें इसका सम्मेलन स्टॉकहोल्म, इसका सम्मेलन कब हुआ था, इसमें 1992 में सम्मेलन हुआ था, जो कि UNEP में रियो डी जेनेरो। तो इसमें देखें पृथ्वी शिखर सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन को कितने भागों में इसमें डिवाइड किया है, तो इसमें देखें सबसे पहले तो जलवायु परिवर्तन, वैश्विक जो बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता, मरुस्थलीकरण है, सतत विकास है, और वन का सिद्धांत है, ठीक है। तो इसमें हम देखें सतत विकास एजेंडा 2021 का है, और फिर मरुस्थलीकरण UNCCD का है, और जैव विविधता भी इसमें UNCCD ने दिया, और जलवायु परिवर्तन UNFCCC ने इसमें इसका मतलब इसमें जलवायु परिवर्तन के लिए इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो यहाँ से जो पृथ्वी का शिखर सम्मेलन हुआ था, इसमें टोटल मिलाकर कितने हुए थे, इसमें 1 2 3 4 5 में इसमें चर्चा की गई थी। कौन कौन से थे, इसमें जलवायु परिवर्तन में किसने किया, जलवायु परिवर्तन में किसने दिया था, UNFCCC ने, और जैव विविधता और मरुस्थलीकरण में UNCBD ने दिया था, और सतत विकास एजेंडा 21 में इसमें दिया गया था।
तो इसको तो अब हम यहीं रखते हैं, जिसमें कि आज का सेशन में हमने देखा था अगर ये इसमें की जो शिखर सम्मेलन है और अन्य प्रकार की जो जो गतिविधियाँ थी उसके बारे में हमने देखा। तो सेशन कैसा लगा, सेशन को अब और इससे आगे की जानकारी के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, जिसमें वो आएगा आपको मिलेगा। ठीक है, तो मिलते भी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिलेगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।